दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक गरीब असहाय शख्स से जुड़ी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसके जज्बे और हौसले ने उसे जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। साल 2006 में आई ये कमाल की मोटिवेशनल स्टोरी वाकई उन लोगों के लिए एक मिसाल है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ करने का ठान रखा है, या फिर यूं कहें कि उनके संघर्षों के दौर में हार रुकावट बनी रही है। और आखिर कैसे, ये जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। मूवी का नाम है इनविंसिबल, डायरेक्टर है एरिक्सन कोर और IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत 1970 के दौर से होती है, जब अमेरिका आर्थिक मंदी से जूझ रहा था और इसका सबसे ज्यादा असर फिलाडेल्फिया में देखने को मिल रहा था, जहां अधिकतर लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे थे और शहर के चारों तरफ सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चे खोल दिए थे। साथ ही साथ उनकी टीम वहां के पॉपुलर खेल अमेरिकन फुटबॉल कप में भी ध्वस्त हो चुकी थी, जिससे आम जनता के बीच निराशा के बादल छाए हुए थे। ये अमेरिकन फुटबॉल गेम आम फुटबॉल से काफी अलग होता है। इसमें टीम के एक खिलाड़ी को बॉल को अपने पास रखकर विरोधी टीम से बचते बचाते हुए टच लाइन तक ले जाना होता है। और अब 6 साल बीत जाते हैं और 1976 का वक्त आ जाता है। यहाँ हमें 30 साल का विंस पपाले दिखाया जाता है, जो रोजाना की तरह अपने दोस्तों के साथ अमेरिकन फुटबॉल खेलने पहुँचता है। वो अपनी टीम का सबसे होनहार खिलाड़ी था, जिसके आगे किसी की नहीं चलती थी, और आज फिर हमेशा की तरह अपने उम्दा खेल से टीम को जीत दिलाकर घर की तरफ निकल जाता है। वो जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी शेरॉन उस पर काफी चिल्लाती है, क्योंकि वो गरीबी में जिंदगी गुजारकर तंग आ चुकी थी और विंस को अभी भी मैच खेलने की पड़ी थी। हालांकि विंस अपनी माली हालत ठीक करने के लिए एक साथ 2 नौकरियां कर रहा था। वो शाम को बार टेंडर में नौकरी करता था और हफ्ते में 2 बार सब्स्टिट्यूट टीचर के तौर पर एक स्कूल में पढ़ाने भी जाता था। इस सब के बावजूद भी उसका महीने भर का खर्च निकालना काफी मुश्किल था। विंस शेरॉन को कुछ समय का इंतजार करने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं जल्द से जल्द कुछ कर लूंगा। लेकिन अब शेरॉन को उस पर कुछ खास भरोसा नहीं रह गया था। वहीं अगले दिन जब विंस बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाता है तो देखता है कि जिस टीचर की जगह पर वो पढ़ा रहा था वो वापस लौट आई है, यानी कि अब उसकी ये नौकरी भी उसके हाथ से जा चुकी है। अब इसके बाद वो अपने दोस्त मैक्स के बार में काम करने के लिए जाता है और उससे काम के कुछ घंटे बढ़ाने की गुजारिश करता है, क्योंकि अब उसकी एक नौकरी भी जा चुकी है। तभी टीवी पर खबर आती है कि फिलाडेल्फिया की टीम आने वाले कुछ दिनों में नए खिलाड़ियों की भर्ती करने वाली है, जिसमें शहर का कोई भी लड़का आकर अपनी किस्मत आजमा सकता है। असल में दोस्तों, फिलाडेल्फिया ईगल्स की टीम काफी सालों से बहुत ही गंदा प्रदर्शन कर रही थी। वो हर टूर्नामेंट में बहुत ही बुरी तरह से हार रही थी। ऐसे में टीम के नए कोच डिक वर्मेल टीम के अच्छे दिन लाने के लिए कुछ नए खिलाड़ियों की भर्ती करना चाहते थे। ये न्यूज देखकर बार में मौज कर रहे विंस के दोस्त उसे ट्रायल देने को कहते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि उनके दोस्त के अंदर एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने की सारी काबिलियत है। हालांकि विंस अपनी जिंदगी में पहले से परेशान था। वो अब फालतू की चीजों में समय खराब नहीं करना चाहता था। शाम को जब विंस घर पहुंचता है तो देखता है कि घर पूरी तरीके से खाली पड़ा था। उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी और उसके लिए एक खत भी छोड़ गई थी, जिसमें लिखा था कि वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा और वो ऐसे नाकामयाब आदमी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती है। ये पढ़ने के बाद विंस को काफी बुरा लगता है और घर में बचे कुचे सामान को भी तोड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद जब विंस का गुस्सा शांत हो जाता है तो वो शेरॉन के उस लेटर को पास रखकर दोबारा काम पर चला जाता है। यहाँ मैक्स ने बार में हाथ बटाने के लिए अपनी कजिन जेनेट को भी काम पर रख लिया था। विंस के सभी दोस्त जो फिलाडेल्फिया ईगल्स टीम के फैन होते हैं, वो विंस को इनकरेज करते हैं कि उसे ट्रायल में जाना चाहिए, पर विंस को लगता है कि वो 30 साल का हो गया है, अब क्या खाक ही उसको कोई टीम में लेगा। इसके साथ ही विंस का एक खास दोस्त उसे बड़े भरोसे के साथ समझाता है कि तुम वाकई नेशनल खेलने के लायक हो, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है और इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो मेरे दोस्त। विंस इसके बाद अपने पिता के घर जाता है और बड़ी ही हिचकिचाहट के साथ उनसे $100 उधार मांगता है। हालांकि उसके पिता के पास इतने ढेर सारे पैसे नहीं होते, लेकिन वो किसी तरह से जुगाड़ पानी करके अपने बेटे को $100 दे देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें ट्रायल के लिए जाना चाहिए, तुम एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर हो, मैं चाहता हूँ कि तुम हम सब का नाम रोशन करो। अब इसके बाद हमें ट्रायल का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंस भी आया हुआ था। यहाँ
पर देश के एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आए हुए थे और ये सभी विंस से उम्र में काफी छोटे होते हैं। जब विंस की बारी आती है तो वो काफी तेज दौड़ता है, जिसे देखकर कोच डिक और असिस्टेंट कोच काफी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसकी रनिंग स्पीड प्रोफेशनल खिलाड़ियों से भी तेज थी। इसके बाद कुछ और टेस्ट किए जाते हैं और फिर आज का ट्रायल यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। ट्रायल देने के बाद विंस सीधे अपने काम के लिए बाहर पहुंच जाता है। शाम को टीवी पर न्यूज आती है कि आज फिलाडेल्फिया ईगल टीम के सिलेक्शन के तौर पर हजारों लड़कों में से सिर्फ एक ही खिलाड़ी को ईगल्स टीम के ट्रेनिंग कैंप के लिए चुना गया है, जिसका नाम है विंस पपाले। ये सुनकर मैक्स और वहाँ मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। साथ ही मैक्स बार में मौजूद सभी लोगों को अपनी तरफ से एक फ्री ड्रिंक ऑफर करता है। यहाँ तक कि मैक्स की कजिन जेनेट, जो एक दूसरी फुटबॉल टीम न्यूयॉर्क जायंट की फैन थी, वो भी आज विंस को कांग्रेचुलेशंस कहती है। अब मैक्स विंस को बाहर बुलाकर कुछ पैसे उसकी जेब में डाल देता है और अपना पूरा ध्यान काम से हटाकर प्रैक्टिस में लगाने को कहता है। हालांकि विंस वो पैसे नहीं लेना चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर मैक्स का काफी एहसान है, इसलिए मैक्स उसे जबरदस्ती वो पैसे थमा देता है। तभी यहाँ पर कुछ न्यूज रिपोर्टर्स आते हैं जो विंस का इंटरव्यू लेना चाहते थे, मगर विंस को टीवी पर आने का कोई भी शौक नहीं था। पर फिर वो सोचता है कि अगर वो अपने दोस्त के बार के बाहर इंटरव्यू देगा तो मैक्स का बार काफी फेमस हो जाएगा, इसलिए अपने दोस्त के खातिर वो उन्हें एक छोटा सा इंटरव्यू दे देता है। अगले ही दिन से विंस अपनी प्रैक्टिस पर पसीना बहाने लगता है और दिन रात मेहनत करता है ताकि उसका स्टैमिना बरकरार रहे और वो टीम के लिए कुछ कर सके। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब विंस बाकी प्लेयर्स के साथ रूबरू होता है। यहाँ पर आज सबकी अग्नि परीक्षा होनी थी, क्योंकि जो आज के खेल में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसे आने वाले नेशनल फुटबॉल लीग में फिलाडेल्फिया ईगल्स की तरफ से खेलने का मौका मिलेगा। कोच डिक वर्मिल सभी खिलाड़ियों को ग्राउंड पर बुलाते हैं और कहते हैं यहाँ मौजूद कोई भी खिलाड़ी उनके लिए बड़ा छोटा या फिर प्रोफेशनल या अनप्रोफेशनल नहीं है। उनकी नजर में यहाँ मौजूद हर एक शख्स बराबर है और जो कोई आज अपना दमखम दिखाएगा वही मेरी नजर में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होगा। विंस को लगता है कि सामने मौजूद इन बड़े बड़े खिलाड़ियों के सामने वो 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा और आज ही बाहर हो जाएगा। लेकिन जब खेल शुरू होता है तो वो कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाता है कि कोच उसकी तारीफों के कसीदे पढ़ने लगते हैं। पर इसी बीच वो कुछ सीनियर खिलाड़ियों की आंखों में भी खटकने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी नया खिलाड़ी जाकर उनके सामने कंधे से कंधा मिलाकर चले। ऐसे में कैंप के अगले दिन जब खेल शुरू होता है तो सभी सीनियर खिलाड़ी एक साथ मिलकर विंस के खिलाफ खेलते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। और तभी एक सीनियर खिलाड़ी उसे वही लाइन बोलता है जो शेरॉन ने उस लेटर में लिखी थी। ये बात सुनकर विंस का दिमाग घूम जाता है और उस खिलाड़ी को बहुत मारता है। वो तो भला हो असिस्टेंट कोच का और कुछ खिलाड़ियों का जो वक्त रहते बीच बचाव कर देते हैं, वरना आज मामला काफी बिगड़ जाता। असिस्टेंट कोच उन सबसे कहते हैं कि अब तुम सब अपने अपने कमरे में जाओ, आज का राउंड यही खत्म हो चुका है और अगले राउंड में कौन जाएगा इसका फैसला कोच डिक करेंगे। इसके थोड़ी देर बाद असिस्टेंट कोच विंस के कमरे में आकर कहते हैं कि तुम्हें कोच ने बुलाया है और विंस को मालूम पड़ जाता है कि अगले राउंड के लिए उसका सिलेक्शन हो चुका है। ये खबर टीवी पर भी आ जाती है, जिसे देखकर विंस के दोस्त बेहद खुश होते हैं। इस खबर से जेनेट को भी खुशी थी और फोन करके स्पेशली वो उसे बधाई देती है। अगले दिन प्रैक्टिस के दौरान मैदान में विंस अपने सीनियर प्लेयर्स के मुकाबले काफी धीरे भाग रहा होता है, इसलिए चेंजिंग रूम में जाकर वो सबसे पहले अपने कुछ सेफ्टी गार्ड्स उतार देता है ताकि वो अच्छे से भाग सके। इसके बाद विंस दूसरे टेस्ट के दौरान दोबारा मैदान में उतरता है और फिर अपने सीनियर्स को बराबर की टक्कर देता है। हालांकि उसे इसमें काफी चोट भी लगती है, लेकिन एक लेवल पार करने के बाद विंस पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। उसे तो बस अब ईगल्स टीम में अपनी जगह पक्की करनी थी और इसके बाद वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसे अपने दोस्त और अपने पिता के भरोसे को कायम रखना था। वो अपनी पत्नी शेरॉन की उन बातों को बार बार याद करके उसे भी झूठा साबित करना चाहता था। शाम को ट्रेनिंग के बाद विंस जेनेट को डिनर पर बुलाता है, क्योंकि विंस जानना चाहता था कि जेनेट के दिल में उसके लिए क्या है, और थोड़ी ही देर बाद वो उससे साफ साफ ये बात पूछ भी लेता है। हालांकि जेनेट भी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा उसने नहीं सोचा था। इसलिए वो विंस से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये एक डेट है, और उससे दोबारा मिलने का वादा करके वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद विंस वापस अपने कैंप में आ जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात टेनी नाम के एक सीनियर खिलाड़ी से होती है
जो देखता था कि टीम के सभी खिलाड़ी मिलकर विंस को बुली किया करते थे। इसलिए वो आज उसे एक ट्रिक बताता है जिसमें गेम शुरू होने से पहले सामने वाले खिलाड़ियों की हाथों की उंगलियों को देखकर उसके अगले मूवमेंट का पता लगाया जा सकता है। अगले दिन ट्रेनिंग का तीसरा लेवल शुरू होता है। यहाँ पर आज कोच 40 खिलाड़ियों में से सिर्फ 5 खिलाड़ियों को चुनने वाले थे। इस टेस्ट में विंस टेनी के बताए उस ट्रिक को ट्राई करता है जिससे उसको काफी मदद मिलती है और वो अपने सामने मौजूद सभी सीनियर खिलाड़ियों को बराबर की टक्कर देने लगता है। ये देखकर कोच अच्छे से समझ चुके थे कि विंस उनके लिए आने वाले खेलों में तुरुप का इक्का साबित होने वाला है और उसे प्री सीजन के लिए भी सिलेक्ट कर लेते हैं। प्री सीजन की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ उन्हें 6 वार्म अप मैच खेलने थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्ल्ड कप में प्रैक्टिस मैच हुआ करते हैं। पर बदकिस्मती की बात ये थी कि इन 6 मैचों में से फिलाडेल्फिया ईगल्स ने एक भी मैच नहीं जीता था और ना ही विंस ने किसी मैच में बेहतर परफॉर्म किया था, जिससे सभी लोग काफी निराश थे। विंस को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि अब उसे आगे खेलने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में वो अपने पिता से मिलने जाता है, जहां उसे मालूम पड़ता है कि उसके पिता की नौकरी भी जा चुकी है। ये सुनकर विंस को काफी दुख होता है और वो अपने पिता से कहता है कि प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बुरा बेटा शायद ही किसी का होगा। जिस उम्र में मुझे आपका सहारा बनना चाहिए था, उस उम्र में मैं बस एक बोझ बनकर रह गया। विंस के पिता उसे समझाते हैं कि तुम अपनी गेम पर ध्यान दो, मैं जानता हूँ तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। वहीं शाम को फिलाडेल्फिया ईगल्स की सिलेक्शन कमेटी खिलाड़ियों का चुनाव कर रही होती है। यहाँ लगभग पूरी टीम का सिलेक्शन हो चुका था, बस एक अकेले खिलाड़ी की जगह बची थी, जिसमें वो सभी विंस और एक सीनियर खिलाड़ी सैमसंग के बीच चुनाव कर रहे थे। हालांकि कमेटी में बैठे सभी लोग उस सीनियर खिलाड़ी को तवज्जो देना चाहते थे, लेकिन कोच डिक चाहते हैं कि विंस को एक और मौका दिया जाए। पर बाकी के लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि सैमसंग जैसे सीनियर खिलाड़ी को बैठाकर किसी नए खिलाड़ी को टीम में जगह दी जाएगी और फिर अगर वो टीम हार गई तो इसका सारा जिम्मा कोच को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। कोच डिक सभी की बातों को बड़ी गहराई से सुनते हैं और फिर मीटिंग को वहीं खत्म करके अपने घर चले जाते हैं। यहाँ वो अपनी पत्नी को ये बात बताते हैं, जिस पर वो उसे वही करने को कहती हैं जो उसका दिल कहता है। अगले दिन कोच डिक एकेडमी में पहुंचते हैं और विंस को मिलने के लिए अपने ऑफिस बुलाते हैं। ये खबर सुनकर विंस समझ जाता है कि उसे वापस भेजने के लिए ही कोच ने बुलाया होगा। वो कोच के कैबिन में जाता है और उनसे कहता है कि आपने मुझे इतना मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया, और अपनी फाइल कोच की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन कोच डिक उसकी फाइल को एक्सेप्ट नहीं करते और दोबारा उसकी तरफ सरका देते हैं, जिसका साफ साफ मतलब होता है कि कोच ने अपने दिल की सुनी और उसे टीम में जगह दे दी। यकीनन विंस को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी बरसों की मेहनत, उसके पिताजी के वो सपने, दोस्तों का साथ, वो सबकी उम्मीदों पर खरा उतरा और आखिरकार फिलाडेल्फिया ईगल्स के लिए नेशनल खेलने जा रहा है। विंस सबसे पहले ये खुशखबरी अपने दोस्त टेनी को देता है, क्योंकि वो उन खास लोगों में से एक था जिसे उस पर सबसे ज्यादा भरोसा था। इसके बाद वो लोग मैक्स के बार में जाकर बाकी लोगों को ये न्यूज देते हैं और जब विंस के पिता को ये बात मालूम पड़ती है तो वो भी अपने बेटे को मुबारकबाद देने के लिए वहीं पहुंच जाते हैं। चारों तरफ जश्न का माहौल होता है और सभी खूब एंजॉय करते हैं। अब वो दिन आ जाता है जिसका विंस को बेसब्री से इंतजार था। आज उसका पहला मैच डैलस काउबॉयज के खिलाफ था। हालांकि ड्रेसिंग रूम में उसके बाकी साथी विंस के सिलेक्शन पर खुश नहीं थे और उसे अपने साथ खेलते नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अब उनकी ये मजबूरी थी। वहीं जब विंस की टीम ग्राउंड पर उतरती है तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डैलस काउबॉयज के फैंस नजर आ रहे थे। इतने लोगों को जिंदगी में पहली बार ग्राउंड पर देखकर विंस थोड़ा नर्वस हो जाता है और मैदान में खेलते समय कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है जिससे कि फिलाडेल्फिया की टीम मैच हार जाती है। इस हार की वजह से न केवल टीम बल्कि सभी कोच डिक पर उंगलियां उठाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से विंस को टीम में चुना था और अब उसकी इस परफॉर्मेंस से टीम के अन्य लोग काफी नाखुश थे और इसका खामियाजा बेचारे डिक को उठाना पड़ रहा था। उसने विंस को टीम में शामिल करने के लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया था। वहीं बाकी बची कुची कसर मीडिया वाले जगह जगह पर ये दिखाकर पूरी कर देते हैं कि टीम को अच्छे खिलाड़ियों की जरूरत है, न कि किसी 30 साल के अनाड़ी बार टेंडर की। विंस भी अपनी परफॉर्मेंस से काफी दुखी था और शाम को वो अपने दोस्तों के पास जाता है जो बार के पीछे मौजूद खाली मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। विंस आज मैच नहीं खेलना चाहता था, इसलिए दूर गाड़ी में बैठकर वो उनका खेल देख रहा होता है, लेकिन फिर जॉनी उसे गेम में बुला लेता है क्योंकि
क्योंकि उसकी टीम हार रही थी। हालांकि विंस का आज मैच खेलने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है और वो कार से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर देता है। विंस न केवल दोस्तों को ये हारा हुआ मैच जिता देता है, बल्कि उनके साथ कुछ पल बिताकर उनकी सारी उदासी भी गायब हो जाती है। वो अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। साथ ही साथ इस जीत से उसके अंदर एक नया जोश भर जाता है। मैच खत्म होने के बाद जब विंस घर जा रहा होता है तो रास्ते में जेनेट इंतजार करते हुए मिलती है। उस दिन विंस ने उससे अपनी काफी फीलिंग्स शेयर की थी और आज वो विंस को अपने दिल की बात बताती है। वो उससे कहती है कि वो भी उसे बहुत प्यार करती है और ये जानकर विंस काफी खुश होता है। और फिर देखते देखते एक हफ्ता बीत जाता है और आज ईगल्स का मैच न्यूयॉर्क जायंट्स के साथ होना था। ये मैच फिलाडेल्फिया के होम ग्राउंड में होना था, जिसके कारण अधिकतर लोग उन्हीं को सपोर्ट करने आए थे। मैच शुरू होने से पहले कोच अपने खिलाड़ियों को एक जोरदार स्पीच देते हैं और कहते हैं कि पिछले कई सालों से हमारा देश मंदी से गुजर रहा है। हमारे लोगों के पास खुश रहने की कोई खास वजह नहीं है, लेकिन आज ये मैच जीतकर हम अपने लोगों को जश्न मनाने का मौका देंगे। कोच की ये बात सुनकर सभी खिलाड़ी मोटिवेट हो जाते हैं। विंस भी आज काफी मोटिवेटेड दिखाई दे रहा था। वो ग्राउंड पर जाने से पहले अपना लॉकर खोलता है और अपनी पत्नी का वही संदेश पढ़ता है जिसमें उसने लिखा था कि वो एक नकारा है और जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो उस लेटर को पढ़कर अपनी पत्नी के साथ साथ उसकी बातों को झूठा साबित करने वाला था, इसलिए वो उस लेटर को फाड़कर टीम के साथ ग्राउंड पर पहुंचता है, जहां पर हर कोई ईगल्स को चीयर्स कर रहा था। मैच शुरू होते ही विंस अपने पुराने रंग में लौटता है और दूसरी टीम के 3 प्लेयर्स को टच लाइन में पहुंचने से पहले ही बॉल के साथ एक एक करके गिरा देता है। विंस एक ही झटके में अपनी टीम को ढेर सारे पॉइंट्स दिलाता है, जिससे उसके सीनियर प्लेयर्स भी अब उसके साथ एकजुट होकर खेलते हैं, क्योंकि बहुत समय बाद उनकी टीम ने किसी को इस तरह से टक्कर दी थी। डिक भी विंस के इस खेल से इम्प्रेस्ड था। वहीं न्यूयॉर्क जायंट्स के खिलाड़ी अब मैच में खुद को और बनाए रखने के लिए विंस को अपना शिकार बनाते हैं और मैच में एक मोड़ ऐसा भी आ जाता है जब दोनों ही टीमों के पॉइंट्स इक्वल हो जाते हैं। अब खेल का सिर्फ आखिरी 1 मिनट बचा था और सभी दर्शक अपना दिल थामकर बैठे थे। विंस अब अपने उसी सीनियर प्लेयर की 3 उंगलियों वाली ट्रिक का सहारा लेने वाला था। साथ ही वो अपनी टीम के बाकी प्लेयर्स से भी कहता है कि वो सिर्फ उसे फॉलो करें। इसके बाद जैसे ही गेम शुरू होता है, विंस अपने अपोनेंट को चकमा देकर मिनटों में बॉल अपने हाथ में जकड़कर टच लाइन तक भागता है और कुछ ही सेकंड्स में टच लाइन को पार करके ईगल्स टीम को कई सालों बाद जीत तोहफे में दे देता है। पूरा मैदान सिर्फ और सिर्फ विंस के नाम से गूंज रहा था। उसके वो साथी जो कभी विंस को देखना भी पसंद नहीं करते थे, वो आज उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं, क्योंकि अब वो अच्छे से जान चुके थे कि अगर विंस ना होता तो शायद ही ये जीत उनकी झोली में गिरती। अब विंस फिलाडेल्फिया की टीम का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है और इस दिन के बाद से वो अपनी जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसने ईगल्स की टीम के लिए 3 बार नेशनल फुटबॉल लीग खेली और तो और उन्हें सुपर बॉल XV जैसे न जाने कितने टूर्नामेंट में विजेता भी बनाया। इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलना और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब हम मिलेंगे आपसे एक नई ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।